इन माई चाइल्डहुड आई वॉज लाइक अ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो हॉर्मोन्स के साथ भी स्किन में चेंजेस आते हैं और सनस्क्रीन को लेके बहुत सारे मिथ्स है। अब नो मेकअप लुक चाहते हो तो फिर उसमें भी चल जाएगा वो एज अ मॉइस्चराइजर। तो मे बी हाइपरटेंशन कैन बी द रीजन ऑल्सो फॉर दिस हाइपरटेंशन इज इन टर्म्स ऑफ विमेन। तो मैंने बोला मम्मी 1.5 मंथ हो चुका है, कॉमर्स से तो मैं निकल जाऊंगी, लेकिन अगर साइंस में गई तो साइंस इज डिफिकल्ट। अभी 6 महीने में बोर्ड की एग्जाम आती है उसमें। हाय एवरीवन, मैं हूं शमाइजा साकिब और फिर एक नया एपिसोड लेके आपके सामने आज आ गई हूं फ्रॉम दी मोजा वुमन वॉइस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। और आज फिर एक मैं ऐसी कहानी लेके आई हूँ एक डॉक्टर की। यार कोई भी लड़की छोटी हो तब से सपना देखती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं भी ऐसा बोलती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट फाइनली मैं बन गई मेकअप आर्टिस्ट। तो एंड आई फील दैट डॉक्टर इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन ऑफ ऑल प्रोफेशंस, स्पेशली व्हेन अ गर्ल इज अ डॉक्टर। सो आज हमारे साथ फिर एक डॉक्टर है। हर नेम इज डॉक्टर सुहाना मेमन। शी होल्ड्स अ डिग्री इन BHMS एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल. Currently, she is the owner of Trust Skin Care Clinic. Also, she has worked with various clinics as well around Surat and also have worked as medical officer at Lifeline Multi-Speciality Hospital Randhir. So अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज बात करने वाली हूँ एक डर्मेटोलॉजिस्ट से। तो चलिए जल्दी से वेलकम करते हैं डॉक्टर सुहाना को। हाय सुहाना, हाउ आर यू? आई एम फाइन समैजा। Okay, so Suhana, let's move towards the questions because क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हो, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आपको पूछने हैं अबाउट स्किन हेल्थ, अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स जो आपको पता है। ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। सो बिफोर वी हीट टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, स्कूलिंग। कैसे आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई राइट फ्रॉम योर एजुकेशनल जर्नी टू योर प्रोफेशनल जर्नी? ओके, सो इन माई चाइल्डहुड आई वॉज लाइक अ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट के मतलब मेरे को हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन ढूंढना होता था, वो टाइप का बच्चा थी मैं। देन आफ्टर मतलब आफ्टर 10th मतलब सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली लड़की जो होती है क्लास में, एग्जैक्टली दैट गर्ल। I was that, and sincere also, and first bencher. That was the thing. But then after 10th standard, there was like we were living in Navsari before 10th standard. सूरत के पास वाला सूरत के पास नवसारी, हाँ। वाला नवसारी. Then after 10th standard we shifted to सूरत. So हम लोग 2015 में सूरत में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद मेरे मम्मी मतलब आपने अपना 10th तक नवसारी में पढ़ाई की, फिर 11th से आप सूरत शिफ्ट हुए। जी, सूरत शिफ्ट हुए एंड 2015 में। तो 10th के बाद वो कंफ्यूजन भी तो होता है ना कि क्या ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। तो ये सब डिस्कशन हुआ था फैमिली में? नहीं, एक्चुअली ये डिस्कशन मेरा और मेरी मम्मी का पर्सनली हो चुका था बिकॉज मेरे फादर रहते थे दुबई में, तो अभी भी ही इज़ देयर ओनली। तो ये मेरा और मेरे मम्मी का पर्सनल डिस्कशन हो चुका था कि मुझे साइंस लेना है और मेरा इंटरेस्ट और मेरी मतलब क्यूरियोसिटी के हिसाब से मुझे वही लेना है। देन वो टाइम पे 2015 में जब 10th का रिजल्ट आया, मेरे मम्मी 1.5 मंथ के लिए दुबई गए हुए थे पापा के पास। तो आई वॉज लाइक कि अब मैं एक मतलब आई वॉज लिविंग विथ माई मासी। तो मेरे मासी और मेरे मासी का लड़का वो भी सेम 10th स्टैंडर्ड में ही पास आउट हुआ था। तो उन्होंने बोला कि उसको कॉमर्स दिलाना है तो आप भी ले लो, क्या मतलब ऐसा है कि साइंस ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, मम्मी के साथ तो मैंने साइंस का डिस्कस किया था। वो टाइम पे उतना फ़ोन नहीं था मेरे पास, मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था। मम्मी भले मुझे इन द ईयर ऑफ 2015। बट आई थिंक इंटरनेशनल कॉल्स तो अवेलेबल थे। मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था बिकॉज मैं 10th स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट थी और बहुत सिंसियर थी, तो आई वॉज नॉट विथ फ़ोन। तो देन मतलब मेरे मासी ने ऐसा बोला कि चलो कॉमर्स ले लेते हैं। ऐसा उस अभी वैसे भी अपने मेमन लोगों में कहाँ इतना पढ़ाते हैं, ऐसा सब वो सारी चीज़ें थी। मतलब ऐसा कम्युनल वाला चीज भी आया बीच में कि कहाँ पढ़ना है और क्या करना है पढ़ के, क्या करना है, शादी तो आती है आगे जाके। दैट वाज अ पॉइंट इन द मतलब मम्मी नहीं थे और मैं मम्मी के बिना मतलब मेरे मासी के पास ही मैं और मेरी छोटी सिस्टर। तो आपने कोशिश नहीं की आपकी मम्मी से बात करे? देन सो व्हाट इफ शी इज इन दुबई, यू कुड हैव कनेक्टेड। मैंने कनेक्ट किया, देन बात की। तो मम्मी ने बोला कि देखो तुमको जो सही लगता है तुम वो करो, किसी का नहीं सुनना है अपने को।
को, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है. देन आई टोल्ड माय मासी. बट आई एम हैप्पी दैट योर मदर वाज बाय योर साइड. स्टिल शी वाज बाय माय साइड बिफोर दैट डिस्कशन. मतलब वो टाइम आने से पहले. देन मेरे मासी ने स्टिल इंसिस्ट किया. एंड आसपास का एनवायरनमेंट भी वो था, नॉट ओनली दैट इज हर फॉल्ट. लाइक देन आई थॉट कि ओके ठीक है, कॉमर्स ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं कोई भी फील्ड में बढ़ जाऊँगी. देन आई टुक कॉमर्स. जून मंथ से स्कूल चालू होती है, जून जुलाई के हाफ तक मेरा 11th कॉमर्स चल रहा था. जैसे ही मम्मी दुबई से आए, आई वॉज क्राइड. इतना मम्मी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले मैं पढ़ लूँगी, मेरे मार्क्स अच्छे ही आते हैं और आ जाएंगे, उसका मेरे को नहीं है, लेकिन मुझे साइंस चाहिए. और मतलब लाइक इतना ये मेरा फील्ड है ही नहीं कोई रीजन. देन मम्मी ने मेरे को बोला कि मैंने तो तुझे पहले से ही बोला था, डू व्हाट योर हार्ट व्हाटएवर यू वांट, ऐसा. तो देन आई टोल्ड के दिस थिंग्स हैपन एंड आई कुड नॉट, मतलब वो टाइम पे मैं नहीं बोल पाई, डिसाइड नहीं कर पाई. तो मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अपने स्कूल में जाके बात करते हैं. तो मैंने बोला मम्मी 1.5 month हो चुका है, कॉमर्स से तो मैं निकल जाऊंगी, लेकिन अगर साइंस में गई तो साइंस इज डिफिकल्ट. अभी 6 महीने में बोर्ड की एग्जाम आती है, उसमें एवरी 6 months में. और साइंस में भी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं ना, कि पूरा ही लेना पड़ता है कि उसमें बायो होता है, मैथ्स होता है, ये 2 आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. बायोलॉजी में जाना है तो मतलब मेडिकल फील्ड आ सकता है. एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहता है. ओके. फिजिक्स केमिस्ट्री विद, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. एक्चुअली कॉमर्स में भी कुछ सब्जेक्ट. जब मेरा 10th खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हाश, अच्छा हुआ 10th खत्म हुआ कि मुझे अब साइंस और मैथ्स नहीं चाहिए था. मेरा पीछा छूटा साइंस और मैथ्स से. सो मैंने ना साइंस लिया ना कॉमर्स लिया. आई वाज एन आर्ट स्टूडेंट. सो मुझे इतना नॉलेज नहीं. दैट्स द रीजन आई आस्क्ड यू कि मुझे पता चले कि कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लैंग्वेज होती है, इंग्लिश वगैरह जो भी होता है वो. एंड 2 ऑप्शन होते हैं, बायोलॉजी एंड मैथ्स. If you select maths, you will go into technical fields more, like engineering and ये सब. And अगर आप biology select करते हो तो फिर आप medical line या हर और कोई भी फील्ड में आप जा सकते हो. तो these 2 were basics. Then मैंने back to the point कि मैंने मम्मी से ये कहा कि अभी इसका क्या करना है सॉल्यूशन. तो मम्मी ने बोला कि अपने स्कूल में जाकर बात करते हो, तुम टेंशन मत लो. Then we went to the स्कूल के प्रिंसिपल और फिजिक्स के सर दोनों वहीं पर खड़े थे और दोनों से बात की. तो फिजिक्स के सर प्रिंसिपल अग्री हो गए कि चलो इसको शिफ्ट करा देते कॉमर्स से साइंस में, अपनी स्कूल में इसका रिजल्ट 10th का भी अच्छा ही है. तो फिजिक्स के सर ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा, बेटा तुमको कॉमर्स सही नहीं लगा तो साइंस में तो आप फेल ही होगे. ओके. कॉमर्स अगर आपको मतलब नहीं, वो उन्होंने वो पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि मुझे इंटरेस्ट है. ओके. देन ये हुआ तो फिर सर तो अग्री कर गए, मैंने ले भी लिया साइंस. और मेरे पास बचे थे 2.5 months. अक्टूबर में मेरी बोर्ड की एग्जाम थी, फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की. ये 11th की. 11th में भी बोर्ड्स होता है? हाँ, पहले ऐसा था. 11th में हर 6 month में बोर्ड होता था, मतलब अक्टूबर में एक बोर्ड, देन 11th का सेकंड. व्हेन आई वाज स्टडीइंग नहीं था. नहीं, तो ये हमारे टाइम पे 4 बोर्ड्स होते थे, 11th के 2, 12th के 2 ऐसे. ओके. तो वो 2.5. So this is applicable only for science students or for all the fields? नहीं, only for science. Only तभी इसीलिए मैं I said ना I was art student. तो मैं 11th में I had no boards. Direct 12th में I had boards. में ही आता है. तो फिर और कॉमर्स में भी डायरेक्ट 12th में ही आता है. ओके. हाँ, सिर्फ ये साइंस में ही एक्सक्लूसिवली. That's why I don't know. तो फिर 2.5 months में मेरी एग्जाम थी. तो एग्ज़ाम दी मैंने, मेरे को लगा था कि मेरा मतलब इतना कुछ होगा नहीं. 84% आए वो टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था. लेकिन देन वो टाइम पे मेरा एडमिशन. 84 you scored in science in 2.5 months. In 2.5 months. बहुत अच्छा है, मतलब इट इज वेरी गुड. तो वो टाइम पे मुझे मतलब लगा था. See your interest shows. हाँ, आपका इंटरेस्ट कितना मैटर किया. तो मैटर किया, वरना कॉमर्स में भी मेरे मार्क्स तो आ जाते, बट वो फील्ड नहीं आता जिसमें मेरा इंटरेस्ट था. बट नाउ यू वर नॉट क्राइंग ना इन फ्रंट ऑफ योर मॉम, एंड नॉट इन फ्रंट ऑफ माय मतलब इनर सेल्फ के मैं मतलब खुद पे वो हूँ कि लाइक मैंने जो सिलेक्ट किया वो अपनी मर्जी से और उसमें आगे बढ़ रही हूँ. राइट. तो दैट वाज इन द फर्स्ट सेमेस्टर. देन मतलब मेरा एडमिशन हुआ था फ्रेंड्स क्लासेस में. जैसे 11th-12th में कैसा होता है कि स्कूल तो होती है, साथ में ट्यूशन क्लासेस भी होते हैं. तो हर ट्यूशन क्लास का एक अलग थीम होता है. तो फ्रेंड्स क्लासेस का थीम था कि लाइक फ्रेंड्स और फ्रेंड्स क्लासेस. यस, यहाँ पर सूरत में ही है. अच्छा, वो क्लास का नाम है फ्रेंड्स क्लासेस. तो
उसमें एडमिशन हुआ था एंड उनका कैसा थीम था कि मतलब हर सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट टॉप 10 में आते हैं उनको है ना, मतलब वो स्टेज पे बुला के मतलब ऑनर Felicitate फेलिसिटेट करते हैं। दैट वाज नॉट मटेरियल थिंग के जिससे वो फेलिसिटेट करते हैं, उससे मैं एक्साइट हुई, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं एक मोटिवेशन भी तो मिलता है ना। मोटिवेशन मिला कि यार इतने सारे लोगों, सबके पेरेंट्स के बीच में बुला के आपको मतलब स्टेज पे टॉप 10 में बुलाते हैं और आपके पेरेंट्स को भी साथ में बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि आपके अकेले को बुलाते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स आल्सो। हाँ, तो मेरा तब 84 आए थे फर्स्ट सेम में और आई वाज नॉट इवन इन टॉप 50, टॉप 10 की तो बात थी ही नहीं। अच्छा, तो 84 आने के बाद भी यू वर नॉट इन टॉप 50? यस, ऑफ दैट क्लासेस, खाली वो क्लासेस का ही, नॉट इन सूरत। ओके, देन हियर्स वेयर द जर्नी एंड टर्निंग पॉइंट स्टार्ट्स कि मैंने वो चीज़ दिवाली वैकेशन से पढ़ना स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई में एग्ज़ाम थी, कुछ मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो एग्ज़ाम दी मैंने और अब एक्सपेक्ट नहीं करोगे दैट 94% मेरे रिजल्ट आए। और मेरा तब रैंक था 9th रैंक था फ्रेंड्स क्लासेस में, टॉप 10 में आ गया, टॉप 10 में आ गया, फर्स्ट ईयर 11th में ही आ गया था। तो दैट वाज वेरी मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट उधर से हुआ। देन मेरा सिंसियरिटी पढ़ने की तरफ और बढ़ गया। देन इन 12th स्टैंडर्ड फिर सक्सेसिवली लाइक 93 आए, फिर 95 आए और मेरा ओवरऑल फ्रेंड्स क्लासेस में 12th में जो 95 है ना, उसमें सेकंड रैंक आ गया। वाओ। तो फाइनल में, और फिर नीट की एग्ज़ाम दी, गुजसेट की एग्ज़ाम दी, सब में उसमें भी मेरा रैंक अच्छा है और सूरत में मेरा तब 6th रैंक था और फ्रेंड्स क्लासेस में सेकंड रैंक आया था। Throughout all this, आपका family support and especially I think your mother has played a role of your backbone throughout this whole journey. I that guess. was the most, मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी कि मम्मी ने मेरे को जो सपोर्ट किया वो मतलब लाइक कहीं से नहीं मिला और वो टचवुड था कि मतलब अगर वो सपोर्ट नहीं करते थे तो शायद मैं ये स्टेज पे आज और टॉप 10 में आने का मोटिवेशन जो था, that also played a vital role in overall study career. Overall study time, right? Okay, so why dermatologist? या आपने कब सोचा कि मुझे डॉक्टर अगर बनना है तो मुझे स्किन में ही जाना है? And why did you choose skin only and not other medical fields? Because medical is a wild field, बहुत सारे उसमें सब fields हैं. So why dermatology? आफ्टर 12th जैसे कि आपने बोला, मैंने एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की। तो एडमिशन लिया, देन अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई कि बचपन से आपको डॉक्टर ही बनना था या कुछ और था दिमाग में, एंड देन फिर बाद में 10th के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे अभी साइंस लेना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि आई हैव सीन के स्टूडेंट्स 10th तक डिसाइड नहीं कर पाते, बिकॉज इवन आई वाज वन ऑफ देम। मैं फ्लिप करती थी कि मुझे ये बनना है, अच्छा मुझे थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद मुझे ये बनना है, फिर 1 साल बाद मुझे ये बनना है। तो अक्सर लोगों के, स्टूडेंट्स के दिमाग फ्लिप होते रहते हैं। तो आपका कैसा था थ्रू आउट 10th स्टैंडर्ड? यू वर स्टेबल या फिर फ्लिप होता रहता था? ओके, सो बचपन से मेरा डिसीजन ऐसा नहीं था कि मुझे पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में या डॉक्टर बनना है, ये वाला मेरा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरा मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आया, तब मैंने देखा कि लाइक मुझे कितनी बार अपने खुद को भी अपने को मेडिकल सर्विसेज की नीड होती है फैमिली में या कहीं पर भी। तो मैंने देखा कि ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट था पहले से। लेकिन ये पर्टिकुलरली मेरा भी डिसीजन नहीं था कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ और बनूंगी ही। 10th के बाद जैसे मैंने स्टोरी बताई मेरी कि मैंने कॉमर्स भी ले लिया था, क्योंकि अगर कॉमर्स लिया होता मैंने तो मैं शायद ये फील्ड में आती भी नहीं थी। तो मेरा फिर 11th में जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, इवॉल्व होता गया, मेरे मार्क्स आते गए, फिर मैंने देखा कि ये फील्ड में अपने डॉक्टर भी तो बन ही सकते हो। और मेरा जो बचपन से एक बैक ऑफ माइंड कि मैं उसको करने वाली हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं वो करूँगी। तो ऐसे ऐसे आया। और फिर एक वो भी है कि नाम के आगे डॉक्टर लगता है। फिर अपने पेरेंट्स को भी एक वो मिलता है कि लाइक इनकी लड़की डॉक्टर है, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, ऐसा। तो वैसा करते करते फिर इवेंचुअली 12th का रिजल्ट आ गया। उसके बाद ये सारे फील्ड में जो वो प्रोसीजर होती है उसमें मैंने सिलेक्शन किया। देन मैंने BHMS में एडमिशन लिया, सूरत में ही एडमिशन लिया था। एंड वो 4.5 ईयर की कॉलेज थी एंड उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप। तो ये सब के बीच जैसे 12th के बाद आपने BHMS वगैरह किया, तो इसके बीच जैसे आपने बोला कि कम्युनल चीज़ बीच में आई थी 10th 11th के बाद, तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3-4 years आफ्टर 12th जो भी आपकी डिग्री पीरियड था, उसमें कई बार ये बात नहीं आई कि यू हैव टू गेट मैरिड एंड एट द एंड क्यों इतनी पढ़ाई करनी है? तो तब ये चीज़ें बीच में नहीं आई कि तब मदर वाज ऑलरेडी इन इंडिया, तो ये चीज़ें मॉम ने आपके ऊपर अफेक्ट नहीं होने दी?
आई कैन से बोथ, बिकॉज के आई थी चीज़ें बहुत सारी, और एज अ गर्ल आपने भी फेस की होगी कि ये यंग एज में बहुत सारी चीज़ें आती है। बिल्कुल। तो चीज़ें तो आई थी, लेकिन एक तो मेरा मदर का शील्ड था मेरे ऊपर के, मतलब उन्होंने वो चीज़ मेरे को अफेक्ट नहीं करने दी। उन्होंने, उनका वही आंसर था कि लाइक मेरी लड़की अभी डॉक्टर बन रही है, पढ़ रही है, तो मतलब मेरे को उसको डिस्टर्ब नहीं करना। वो उसके फील्ड में एक लेवल पर आ जाएगी, उसके बाद या तो वो खुद से मतलब सेटल होए, या तो मैं उसको करवा दूँ। वो उनका ओपन माइंडेडनेस था। Although she is not that much educated, in spite of that she has that kind of open mindedness for me and for my sister also. Nice. तो वो चीज़ एक मेरे मदर की मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और सेकंड थिंग के मतलब मेरा भी वो पर्सपेक्टिव था कि मतलब लाइक जैसे घर में सारे ये कम्युनल थिंग्स आते हैं, वैसे अपने को पर्सनल भी आते हैं कभी कभी। राइट। तो अपने को भी होता है, तो और वो हमें डिस्टर्ब भी करते हैं इमोशनली, कई बार। मेंटली। हाँ। तो ड्यूरिंग दैट होल थिंग मेरा भी गोल वही था कि मेरे को लाइक डॉक्टर बन जाना है, उसके बाद मेरे को एक लेवल पे सेटल हो जाना है। मेरा गोल वो था कि लाइफ में कुछ लोगों की भी हेल्प करनी है, ऐसा नहीं है कि खुद का ही अच्छा करके रह जाना है। तो एक लेवल पे अपने आ जाए, उसके बाद अपने ये सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी ही वक्त है उसका, और अभी टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अपने आगे उस चीज़ को फोकस करें। तो वो मेरा भी माइंडसेट था और मम्मी का भी, दोनों का सिमिलर था, इसलिए वो चीज़ मतलब साथ में काम कर गई। So after completing your degree and having your own clinic, now next month I guess you're getting married. Yes. So ये मैसेज ये मिला आपसे यहाँ तक की जर्नी जान के कि एक लड़की को पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि अब मुझे शादी करनी है। So what are your thoughts on this? योर क्वेश्चन इज़ वेरी गुड एक्चुअली, एंड एक लड़की को पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड ये चीज़ कैसा है कि मैंने सिर्फ फाइनेंशियल के लिए नहीं, लेकिन एक वो होता है ना कि अपने को खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि लाइक मेरा ये सेटल है करियर, कि मैं इस चीज़ में सेटल हूँ, और फिर अपने शादी करते हैं तो वो भी चीज़ मैटर करती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बाद भी मैं कर सकती थी, क्योंकि बिकॉज के अपने वो भी है कि अपने जो मतलब टू हुम वी आर गेटिंग मैरिड, कि वो पर्सन अपने को कितना सपोर्टिव है, तो वो भी है, वो भी सपोर्टिव है, एंड एवरीथिंग इज लाइक। अभी जो आपके होने वाले इन-लॉज है या होने वाले हस्बैंड है, इवन ही इज अ डॉक्टर? यस, ही इज आल्सो डॉक्टर। ओके, सो वो सपोर्ट ऑटोमेटिक बनता है। ही गिव्स मी एवरी काइंड ऑफ मतलब मेंटल सपोर्ट। तो ये भी लोगों को लगता है ना कि कम्युनिटी में, मतलब मैंने ये चीज़ें फेस करी है, आई डोंट नो वेदर यू विल रिलेट इट विद और नो, कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है तो अच्छा फैमिली नहीं मिलेगा, अच्छा घर नहीं मिलेगा। बट अभी आई थिंक माइंडसेट लोगों के चेंज हो गए कि अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो लड़का भी उतना ही पढ़ा लिखा मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्ट्स अ एजुकेटेड गर्ल दीज डेज। तो ये कम्युनल चेंजेस मैंने इन दीज इयर्स देखे हैं। हाँ, ये पूरा इवोल्यूशन मतलब अगर बैक इन 2012, 13, 14 की बात करूँ व्हेन आई गॉट मैरिड, तब ये चीज़ें मैंने सुनी थी कि जितनी लड़की को ज़्यादा मत पढ़ाओ, अगर ज़्यादा पढ़ाया तो फैमिली अच्छी नहीं मिलेगी। ये माइंडसेट था लोगों का, जबकि इट इज़ अ कंप्लीट मिथ, ऐसा कुछ है नहीं। बट जैसे आपने बोला कि कम्युनल चीज़ें आती है, अफेक्ट करती है इमोशनली, वैसे ये चीज़ मेरे साथ हुई है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड यू आर गेटिंग मैरिड टू अ डॉक्टर। यस, एंड उनका भी मतलब बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा है ये थ्रू आउट जर्नी में, लाइक फ्रॉम सिंस लास्ट ईयर कि जब से। So what is he into? In which medical field he is? Same, he is like Same, BHMS. he is also BHMS. Okay. So moving towards the next question. अब आते हैं डायरेक्टली स्किन पे, स्किन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर लड़की के लिए, आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए। बट गर्ल्स आर टू मच इनटू स्किन केयर और कई बार रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं। सो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि मैं भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं स्किन के ऊपर काम करती हूँ, आप स्किन को अंदर से रिपेयर करते हो और मैं ऊपर से करेक्शन करने का काम करती हूँ। सो जब भी हम स्टूडेंट्स को स्किन टाइप्स पढ़ाते हैं, हम 4 टाइप्स ऑफ स्किन पढ़ाते हैं, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल। सो यू बीइंग अ डर्मैट, आप क्या बोलोगे कि स्किन कितने टाइप्स की होती है? बिकॉज हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि सेंसिटिविटी इज अ स्किन कंडीशन, नॉट अ स्किन टाइप। और कई बार हम ये भी सुनते हैं कि सेंसिटिविटी एक स्किन टाइप है। सो ये चीज़ आज आप क्लियर कर दो, एक्सपर्ट से क्लियर हो जाएगी कि सेंसिटिविटी स्किन टाइप है या सेंसिटिविटी इज अ स्किन कंडीशन, और कितने टाइप्स की स्किन होती है?
बेसिकली कि सेंसिटिविटी का जो मेन क्वेश्चन है कि सेंसिटिविटी इज़ अ स्किन कंडीशन। ओके, आप सेंसिटिव हो और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ से सेंसिटिव होगे, राइट? ओके, आपको कोई टिपिकल कोई चीज़ होगी उससे आप सेंसिटिव होगे। लाइक एक कोई इंग्रेडिएंट है उससे आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, उससे उससे मैं नहीं हूँ, तो वो अपने दोनों की सेंसिटिविटी लेवल और कंडीशन डिस्क्राइब करता है, वो टाइप में अपने नहीं कंसिडर टाइप में नहीं कंसिडर। सो बेसिकली सेंसिटिविटी इज नॉट अ स्किन टाइप। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ड्यूरिंग माई डिप्लोमा क्लासेस में स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, सेंसिटिविटी इज़ अ टेम्पररी स्किन कंडीशन, जो कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से स्किन पे वो कंडीशन आती है, और सेंसिटिविटी को प्लीज़ स्किन टाइप में कंसिडर ना किया जाए। और आज ये बात एक एक्सपर्ट ने क्लियर की है, सो लेट्स कंसिडर दैट एज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो बेसिकली टाइप्स ऑफ स्किन आर 4। यस, 4 टाइप्स ऑफ स्किन विच यू डिस्क्राइब। एंड मेनली तो 2 ही टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है कि ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। सो नॉर्मल जैसा कोई टाइप नहीं है? नॉर्मल जैसा टाइप होता है, लेकिन इवेंचुअली सब फीमेल्स, स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट फीमेल स्किन, कि वो हर महीने उनकी हार्मोनल साइकिल्स के उसके साथ गुजरती हैं। तो हार्मोन्स के साथ भी स्किन में चेंजेस आते हैं। True. तो कभी एक दिन आपकी स्किन एकदम बेसिक आपको अच्छी लगी कि ये नॉर्मल स्टेट है, लेकिन दूसरे दिन ऑयली भी हो सकती है, होता है उसके नेक्स्ट डे आपको एक्ने भी हो सकते हैं। तो वो सारा फेज मतलब वो साइकिल की थ्रू चलता रहता है। सो दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स बोथ अफेक्ट। ठीक है। सो नॉर्मल स्किन जैसा देर इज नो नॉर्मल स्किन बेसिकली, लेकिन जो वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, जो रेगुलर जिम जाते हैं, उनको स्किन की प्रॉब्लम्स कम होती है बिकॉज उनके बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो उनकी स्किन काफी हेल्दी होती है। व्हेन अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो उन पे मेकअप अच्छे से हो जाता है, एंड दैट स्किन इज अवेलेबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लाइक लिक्विड लगाओ या क्रीम प्रोडक्ट लगाओ, वो स्किन अच्छे से सोक कर लेती है। बट जब ऑयली और ड्राई की बात आती है तो दे गो विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? Am I right or am I wrong? You can right. guide me if I am No, wrong. you are absolutely right. क्योंकि जो जिम या एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोग की स्किन में जो पोर्स होते हैं वो कम्प्लीटली ओपन, मतलब सब जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पोर्स से निकल जाते हैं और उनकी स्किन एकदम मतलब क्लियर हो जाती है। तो नो ऑयली, नो मतलब क्लॉग्ड पोर्स जो आप बोलते हैं कि जिसके अंदर डर्ट चली गई है, वैसा कोई मतलब उनके अंदर वो फिनोमिना नहीं रहता है। तो आप उसके ऊपर कोई भी तरह का मेकअप यूज़ कर सकते हो, ऑयली है वेदर इट इज़ जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड और आप जो भी उनको बोलते हैं। ओके, और मुझे एक और चीज़ बहुत अफेक्ट करती है और मुझे काफ़ी टाइम से ये जानना है कि पहले ओपन पोर्स का प्रॉब्लम लोगों को, लड़कियों को नहीं होता था बहुत जल्द, और अभी मैं देख रही हूँ कि टीन एज लड़कियाँ 13-14 जस्ट प्यूबर्टी क्रॉस करके अभी उनको ओपन पोर्स होने लगे। लिटरली आई हैव बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं हर तरह की स्किन से डील करती हूँ। एज आई सेड, मुझे तो ऊपर से डील करना है, लेकिन आप तो अंदर से डील करते हो। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि आजकल टीनेज लड़कियों को भी बड़े बड़े ओपन पोर्स होते हैं फेस पे? दे आर नॉट येट मैरिड, ऐसा कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ नहीं है, दे हैवंट गॉन थ्रू प्रेगनेंसी एंड एनी ऑफ द प्रोसीजर्स, फिर भी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दोज बिग पोर्स ऑन द स्किन जो इजीली ट्रीट भी नहीं होते? बेसिकली आई विल स्प्लिट माई आंसर फॉर दिस लाइक 2 to 3 पॉइंट्स के फर्स्ट थिंग के आज का टाइम पहले के जैसा नहीं है। पहले के टाइम में इतना जंक फूड ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। तो आज के टाइम में क्या है कि टीनेज को ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हम ये आउटसाइड का ये फूड खाए, ये खाए, वो खाए। लाइक वो लोग एक वड़ा पाव है कि ऐसी कोई चीज़ को वो कंसिडर ही नहीं करते डाइट वाली थिंग, राइट? वो लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो एक खाने का फैक्टर है कि वो चीज़ आप कुछ भी खाते हो वो भी आपकी स्किन को मैटर करता है। सेकेंड थिंग कि एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स, कि कभी भी कहीं भी धूप में चले जाते हैं, कभी भी डस्ट जहाँ पे उड़ती है वहाँ चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्किन पे अफेक्ट करती है। और दे डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ सनस्क्रीन, दे डोंट नो द कंसेप्ट ऑफ लाइक लेयरिंग और मास्किंग द स्किन। अगर आप कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट यू कैन कवर योर फेस व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग के हार्मोनल चेंजेस तो है ही सबके साथ। दूसरी चीज़ एक मेजर फैक्टर के, जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको मालूम होगा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली रहते हैं। तो आप तो कैसा है कि आपका रेगुलर यूज होता रहता है, तो यू मतलब हर आप वी कैन अफोर्ड बाइंग इंटरनेशनल हर टाइम चेंज करते रहते हो, तो आपका वो फैक्टर नहीं आता। लेकिन जो घर में टीनेज लड़कियां होती है वो क्या करती है, या तो उनकी मम्मी का मेकअप होता है या तो वो खुद परचेस करते हैं, तो उनकी डेट्स भी नहीं देखते। कुछ कुछ तो एक्सपायर डेट भी चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। जैसे एक फाउंडेशन 3 साल चल रहा है, उससे ज्यादा चल रहा है। हाँ। एक ब्यूटी ब्लेंडर है, वो क्या बोलते हैं,
ब्रशेस है कुछ भी, बिना तो वो wash डर्ट है किए, बिना वॉश किए भी वो लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके स्किन के लेयर को अफेक्ट करती है। लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, तो वो लैक ऑफ नॉलेज है, तो ये सारे फैक्टर्स मल्टीपली एक पर्सन को अफेक्ट करते हैं और वो क्रिएट करते हैं पोर्स। व्हाट अबाउट हेरिडिटी? कई इज दिस हेरिडिटी आल्सो? हेरिडिटी कैसे होता है पता है कि जैसे किसी को होता है लाइक आपको बहुत सारे एक्ने होते थे अगर आपके टीनेज में, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपकी फ्यूचर डॉटर या आपके सन दोनों में से किसी को हो सकते हैं कि उनको एक्ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इट इज़ अ हेरिडिटरी फैक्टर। लेकिन अगर आप पहले से ही ये सारे फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनका अगर आप ध्यान रखोगे, तो ये इंटरनल फैक्टर है हेरिडिटरी और जेनेटिक्स का, वो नहीं मैटर करेगा उतना। Okay. आप उसको थोड़ा मतलब कवर कर सकते हो अगर आपके पास चांस है। जैसे आपने बोला कि स्किन पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड होना चाहिए, और सनस्क्रीन को लेके बहुत सारे मिथ्स है। एवरी अदर डे यू सी रील्स ऑन इंस्टाग्राम। मैं तो हर दिन, अभी मेकअप आर्टिस्ट है तो हमारे फीड्स में वही चीजें आती है, तो हर दिन मैं देखती हूँ कोई डॉक्टर कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और अभी तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन अवेलेबल इन मार्केट। पहले तो 2 ही थे, एक क्रीम फॉर्म, एक जेल फॉर्म। अभी न्यूली में स्प्रे फॉर्म भी दिखता है मार्केट में, और अभी एकदम न्यू में पाउडर फॉर्म भी है। सो विच इज द बेस्ट फॉर्म टू यूज? कौन सा यूज करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एज मैटर करेगा या अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप मैटर करेगा? ओके, तो सनस्क्रीन क्या चीज़ है कि वो आपकी स्किन को एक लेयर करता है, लाइक प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द सन। सन में 2 प्रकार के रेज होते हैं, यूवी ए रेज एंड यूवी बी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ओकेजन के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, कहाँ जाने के लिए लगा रहे हो, हाउ इज़ योर एक्सपोजर टू दैट सन रेज, एंड सेकेंड थिंग कि लाइक स्किन का टाइप क्या है, वो मेजरली इफेक्ट करता है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू कैन गो विद द जेल टाइप या स्प्रे वाला। ओके। सेकेंड थिंग, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आप ऑयल बेस्ड वाला सनस्क्रीन या क्रीम बेस्ड वाला भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लाइक ब्राइड हो या कोई ऐसा ओपन वेडिंग में जा रहे हो कुछ है, तो आप पाउडर फॉर्म में भी जो आया है वो आप आपका जो आउटर लेयर कवरिंग करते हो फेस को लास्ट में सारा मेकअप होने के बाद। आई थिंक ऑयली वाले भी पाउडर वो कर सकते हैं, नो डाउट वो कर सकते हैं। तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्किन टाइप भी कैसा है और आपका ओकेजन क्या है कि आप कौन से ओकेजन पर उसको वेयर करना चाहते हो। एंड सनस्क्रीन सिर्फ फेस के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन लाइक जो 2 व्हील्स पर जाते हैं, ऐसा हाथ खुले होते हैं उनके, तो उनके हाथ पे भी 2 लेयर्स पड़ जाते हैं, 2 कलर अलग डिफरेंशिएट करते हैं, 2 कलर्स बन जाते हैं, ये डार्क और जो कवर्ड होता है वो लाइट होता है, वो कंप्लीट टैन हो जाता है। तो उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हैंड के ग्लव्स नहीं करते हो यूज़, तो आपको वहाँ पर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जितना पार्ट एक्सपोज हो रहा है वो पूरा सनस्क्रीन उतना आपको कवर करना चाहिए। बट जैसे सोना जी, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अपना गोवा का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं SPF 50+++ वाला जो सनस्क्रीन होता है वो लगाया था मैंने, उसके बाद भी मुझे टैनिंग और पीलिंग हुई थी। तो इन दैट सिचुएशन क्या कर सकते हैं फिर? दैट इज बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन और व्हाट? आई कुडंट, क्योंकि जब भी मैं गोवा जाती हूँ मैं टैन होके आती हूँ कंप्लीटली, और वो टैन को हील होने में 15 दिन लग जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट्स। सो शमाइजा, लाइक ये चीज़ में कैसा होता है कि आप सनस्क्रीन लगाते हो, लेकिन वो भले 50++ वाला है, PA++++ आता है, वो वाला भी आप लगा रहे हो, लेकिन चीज़ ये है कि वो सनस्क्रीन आपको एवरी 2 to 3 आवर्स में रिपीट करना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार लगा देते हो तो वो सन का एक्सपोजर, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो ऑल डे लॉन्ग। हाँ, ऑल डे लॉन्ग। या और जैसे आपने बताया गोवा ये बीच वाली ऐसी प्लेस है कि जहाँ पर सन का एक्सपोजर डायरेक्टली आपकी स्किन पर होता है। हाँ, क्योंकि अब मैं गोवा जाने से इसी वजह से डरती हूँ कि नहीं जाना है, तो आपकी पूरी स्किन सन के एक्सपोज में, और नो डाउट कोई भी वहाँ पर पूरा बॉडी कवर। तो आइडियल टाइम क्या होता है? एवरी 2 आवर्स या एवरी 3 आवर्स? 3 आवर्स इज मैक्सिमम, लाइक। और उतना भी थोप के नहीं लगाना है, लाइक एक थिन लेयर भी आप लगाओ तो जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि इनिशियली फर्स्ट लेयर में हमने जेल या क्रीम लगा लिया अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप, और फिर हम स्प्रे साथ में रख रहे हैं, और फिर एवरी 2 आवर्स हम स्प्रे करके उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। दैट इज वेरी कन्वीनियंट टूल अभी, मतलब जो लेटेस्ट भी है, और वो कन्वीनियंट है कि आप हर जगह पे क्रीम और वो सब लगाने के लिए नहीं, मतलब वो अवेलेबल आपको सूटेबल नहीं होगा। तो स्प्रे वाला जो अभी फॉर्म निकला है दैट इज वेरी गुड, दैट स्प्रे इज द बेस्ट, स्प्रे इज द बेस्ट फॉर दैट, मतलब ट्रैवलिंग और ये सारी चीजों। और सनस्क्रीन में हम ये भी सुनते हैं कि वाइट कास्ट वाला सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए। सो व्हाट इज दिस वाइट कास्ट वाला थिंग? और ऑल्सो ये चीजें ना मेकअप में भी अफेक्ट होती है। मेकअप में भी बोला जाता है कि वाइट कास्ट वाला सनस्क्रीन मत यूज करो, वो मेकअप अफेक्ट करता है। और जब मेकअप करते हैं तब सनस्क्रीन पहले लगाना चाहिए या मॉइस्चराइजर पहले लगाना चाहिए? ये भी बहुत लोगों को डाउट है, तो वो भी एक आप क्लियर कर देना।
सनस्क्रीन में जो आप वाइट कास्ट का आप कह रहे हो, तो सनस्क्रीन के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टिटेनियम ऑक्साइड होता है, एक आर्ब्यूटिन होता है, अल्फा आर्ब्यूटिन होता है। ये सारी चीज़ों का काम क्या है कि सन के रेज के अगेंस्ट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना, राइट। लेकिन ये चीज़ें ऐसा केमिकल है कि वो उसको एकदम नेचुरली अपनी स्किन में डिजोल्व नहीं हो पाएंगे। ये एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है, और इसलिए आप जब भी उसको फेस पे या कहीं पे लगाते हो तो उसका जो वाइट कास्ट है वो छोड़ता है। तो वो वाइट एक लेयर लगता है कि इसने, ये पर्सन ने फेस पे कुछ लगाया हुआ है। हाँ। ऐसा कंप्लीटली मॉइस्चराइजर या टोनर की तरह डिसॉल्व नहीं हो जाता है, राइट। तो वो उसके लिए वाइट कास्ट आता है। लेकिन मार्केट में अभी ऐसे भी सनस्क्रीन अवेलेबल है, जैसे आपने स्प्रे का बोला, पाउडर का बोला, और जेल वाला। तो वो सारी चीजों में वाइट कास्ट का मतलब मिनिमल एक्सपोजर रहता है, और ऑयल बेस्ड होता है उसमें। तो वाइट कास्ट वाला लगाना चाहिए या विदाउट, मतलब जिसमें मिनिमल होता है वो लगाना चाहिए, या वाइट कास्ट वाला लगाना इज ओके? देखो, वाइट कास्ट लगाना दैट इज ओके, लेकिन उससे आपका लुक नहीं अच्छा आता है, ठीक है। अब जैसे तो उसके ऊपर मेकअप करना है तो इट इज नॉट ओके, तो वो अच्छा मेकअप ग्रे हो जाएगा। आप पूरा वाइट वाला लगाओगे तो फिर आपको पता है कि आप उसके ऊपर फाउंडेशन कवर करोगे, एवरीथिंग कवर करोगे, तो वो एकदम ग्रे टर्न कर देगा जब वो ब्राइट। तो दिस इज द मेजर रीजन कि बोलते हैं कि मेकअप के पहले अगर लगाना है तो अवॉइड यूजिंग सनस्क्रीन व्हिच हैज अ वाइट कास्ट। बट वो जैसे परचेज करने जाते हैं तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वाइट कास्ट है इसमें, या छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? सी कि मोस्टली जब भी हम परचेस करने जाते हैं तो देयर इज़ मार्केट में लॉट डिफरेंट वेराइटीज़। हर ब्रांड का अलग अलग होता है। हर ब्रांड क्लेम करता है कि हमारा ये मतलब बहुत अच्छा है, इसमें वाइट कास्ट नहीं है, इसमें 50+ है SPF, एवरीथिंग इज़ देयर। बट द थिंग इज़ कि कुछ कुछ मेजर ब्रांड्स है, लाइक डर्माको है। आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर एनीवन। नो दैट्स फाइन। वैसे मैं आपको पूछने भी वाली थी कि कुछ ब्रांड्स ऐसे सजेस्ट करो जो ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज कर पाए। सो इफ यू आर सेइंग इट राइट नाउ तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे डर्माको है, फिर TNW का आपने बोला था नेचुरल वॉश, उनका भी अच्छा आता है। तो कुछ कुछ जैसे ये अच्छी अच्छी ब्रांड्स का रिव्यूज भी है, आप देख सकते हो रिव्यूज में भी। तो आप कुछ ऐसे ब्रांड सजेस्ट कर दीजिए यहाँ पे ऑन कैमरा कि कोई भी टाइप की स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, ऑयली हो, वो ये यूज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि डर्माको में है ना स्प्रे वाले फॉर्म के अलावा जेल बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड दोनों आता है। इफ़ यू हैव स्किन ऑफ ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड पर जाइए, तो वो डर्माको में दोनों अवेलेबल है। एंड अगर आपको ऐसा है कि लाइक ड्राई स्किन है या बहुत मतलब कोई नॉर्मल स्किन भी आपने जैसे सजेस्ट किया, कोई कॉम्बिनेशन टाइप है, तो आप रेगुलर भी जा सकते हो ऑयल बेस्ड, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करेगा। फिर तो आपको एक्स्ट्रा अननेसेसरी बहुत जब स्किन प्रेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लाइक आप नो मेकअप लुक चाहते हो तो फिर उसमें भी चल जाएगा वो एज अ मॉइस्चराइजर। और ये जो बाय करते हैं जब मॉइस्चराइजर जब हम सनस्क्रीन बाय करते हैं तो उस पर प्लस होता है, कई बार 30+ होता है, कई बार 40+, 50+। तो ये फैक्टर कब और कौन सी एज के अकॉर्डिंग कंसिडर करना चाहिए? जैसे आई एम 30+, आई एम 32, तो मुझे कौन सा प्लस लेना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू एज भी आप सजेस्ट कर दीजिए, बिकॉज हमारे तो हर एज ग्रुप की ऑडियंस देखेगी। राइट। सो SPF 30 15 से स्टार्ट होता है, 15, 30, 50, 70+ भी आता है कोई ब्रांड्स में, एंड PA+++ ट्रिपल+ तक आता है मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें कब मैटर करती है कि आपका किस टाइप का एक्सपोजर है। जैसे कि आपकी एज बहुत कम है और आपका एक्सपोजर भी मिनिमल है, लाइक अंडर 20 हो, तो आप 30 SPF तक यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपकी स्किन उतनी मतलब मैच्योर भी नहीं हुई है, राइट। तो आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किन की एज एडवांस होती है और आपका एक्सपोजर भी बढ़ता जा रहा है, दैट यू नो वेरी वेल कि आप कहाँ कितने टाइम के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपको उस लेवल से उसका SPF बढ़ाते जाना है। SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। नाइस। मतलब अभी अगर मुझे बाय करना हो तो आई हैव टू गो विथ SPF 50+ अकॉर्डिंग टू एज, राइट। और मेकअप जब हम करते हैं तब सनस्क्रीन का रोल क्या होता है उसमें, बिफोर मॉइस्चराइजर और आफ्टर मॉइस्चराइजर? और समटाइम्स आई ऑल्सो मिक्स इट इनटू द मॉइस्चराइजर। जैसे मैं सेल्फ मेकअप वाले स्टूडेंट्स को गाइड, वो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या किया जाए, मैं सनस्क्रीन कब लगाए। तो आई ऑलवेज टेल देम कि सनस्क्रीन का जो बेस होता है वो मॉइस्चराइजर से बनता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। सो आई ऑल्सो टोल्ड देम कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप दोनों चीज़ें मिक्स करके लगा दो। सो ये एक ईजी थिंग होती है, स्पेशली व्हेन वी हैव लैक ऑफ नॉलेज। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दो। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी हमेशा ये कन्फ्यूजन होता है कि व्हेन इट कम्स टू स्किन प्रेप बिफोर मेकअप, तो क्या पहले लगाना चाहिए? पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए, मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, कि हाउ डज इट गो?
बेसिकली स्किन प्रेप में 3 स्टेप अपनों को पता है कि CTM चलता है, क्लींसर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। तो ये अपना रेगुलर होता है कि मॉर्निंग में आप उठे, नहाने के बाद ये 3 स्टेप्स एवरीडे पॉसिबल हो तो करना ही चाहिए, मैंडेटरी है। और बट अगेन मैम ऐसा भी बोला जाता है कि टोनर भी सभी स्किन पे नहीं लगाना चाहिए, इट इज ओनली फॉर ऑयली स्किन, नॉट फॉर कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन। वाई? बिकॉज के टोनर है ना, स्किन के पोर्स जो है उसको बंद करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, और आपकी स्किन को फर्म दिखाता है मेकअप के बाद, उसको एक मतलब एक फिनिशिंग देता है, लुक देता है। तो अगर आप रेगुलरली आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, अगर आप उसके ऊपर भी टोनर डालोगे तो वो क्या करेगा कि और फर्म करेगा और ड्राई करेगा, तो आपकी स्किन आफ्टर मेकअप उतना अच्छा नहीं दिखेगी। और एज अ लॉन्ग टर्म भी अगर डेली बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को एक लेवल पर मतलब वो डैमेज करेगा, पोर्स और बंद कर देगा, उसमें कुछ। तो टोनर रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। वैसे रेगुलरली मतलब जो ड्राई स्किन है उनको बहुत यूज़ नहीं करना चाहिए, और करे तो भी माइल्ड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयली वाले रेगुलर यूज करें, लाइक रोज वाटर है या कुकुम्बर वाटर है, दे कैन यूज दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड जो क्वेश्चन था कि मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, तो क्लींजर, टोनर, उसके बाद जो मॉइस्चराइजर लगा रहे, और अगर आपको मेकअप उसको फुल फ्लेज्ड मेकअप करना है तो आप वो टाइम पे अगर देख रहे हो कि स्किन पे वो पर्सन की स्किन का टाइप क्या है, अगर वो पर्सन की स्किन अडेप्टिव है ज़्यादा लेयर के लिए, उसकी उनकी स्किन एकदम क्लियर है, तो आप उसमें पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए और उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, और उसको रेस्ट करने दीजिए थोड़े टाइम के लिए कि लाइक 1-2 मिनट वो स्किन में अब्सॉर्ब होता है, उसके बाद आप आगे के स्टेप्स कर सकते हैं। और अगर वो पर्सन की स्किन मतलब अनइवन है, विथ एक्ने है, विथ स्कार्स है, विथ मतलब लाइक बहुत ओपन पोर्स है, कुछ मोल्स है, फ्रेक्टल्स है, सब स्किन पे मेलाज्मा है किसी को, तो आप देख रहे हो कि ये स्किन के लेयर्स को बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर भी आपको और करने पड़ेंगे कंसील करने के लिए भी, तो आप वो टाइम पे मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। ओके, राइट? तो वो क्या करता है कि एक लेयर कम करता है, क्योंकि आफ्टर फिनिशिंग वो लुक कम देगा, ज़्यादा लेयर वाला जितना होगा उतना लेयर्स और ज़्यादा दिखेंगे, तो वो चीज़ एक अपने कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किन प्रॉब्लम। हाँ, और प्रॉब्लम ऑल्सो जैसे मैंने देखा है कि पिगमेंटेशन इज वाइड प्रॉब्लम नाउअडेज, सबको पिगमेंटेशन हो जाती है 20s 30s, पहले तो पिगमेंटेशन वाज अ पॉइंट के 40s के बाद शुरू होता है, अभी तो मैंने देखा है 25 के बाद भी पिगमेंटेशन हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि पिगमेंटेशन अर्ली एज में ना आए, और कम्प्लीटली इसका कोई सोल्यूशन है पिगमेंटेशन का? बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी एंड स्टिल दे डोंट गेट एनी रिजल्ट। पिगमेंटेशन क्या है कि एक लाइक सन डैमेज भी आप देख लो, उसके बाद भी पिगमेंटेशन होता है, और जो बेसिकली यहाँ पे होता है जो 40 प्लस होता था पहले के टाइम में, उसको अपने मेलाज्मा कहते हैं, यहाँ पर पिगमेंटेशन होता है, इसको मेलाज्मा एंड पिगमेंटेशन इज वन ओनली, और these are two different things? These are two different entities. मेलाज्मा इज अ कंडीशन जो यहाँ पर ही सिर्फ 40 प्लस फीमेल को होता था, जो स्किन का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, इतना एरिया होता था, बटरफ्लाई रैश भी बोल सकते हैं। तो मेलाज्मा का कलर क्या होता है? वो थोड़ा डार्क होता है स्किन से, लाइक 2 या 3 टोन डार्क होता है, ब्राउनिश टोन पर। एंड पिगमेंटेशन मतलब एनी काइंड ऑफ डार्क, एनी काइंड ऑफ स्किन का एक मतलब कोई भी आप डॉट या कुछ भी ले सकते हो, और वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हुआ हो, यहाँ पर भी हो सकता है पिगमेंटेशन, यहाँ पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मतलब मेलाज्मा इज स्पेसिफिक ऑन दिस एरिया एंड पिगमेंटेशन ऑल ओवर द फेस, कहीं भी हो सकता है, ऑल ओवर द फेस, ऑल ओवर द बॉडी, आपको बॉडी पर भी कहीं भी हो सकता है, मोल्स हो सकते हैं, फ्रेकल्स यानी छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, वो भी सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि आजकल मिड 20s में ये सब क्यों देखने मिलता है, बिकॉज के बच्चों का एक्सेसिव सन एक्सपोजर होता है, जंक फूड एक्सपोजर होता है, उनके हार्मोन्स भी बैलेंस में नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया उनका ज़्यादा यूसेज हो गया, स्क्रीन टाइम, हाँ स्क्रीन टाइम हो गया। अभी स्क्रीन टाइम में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी देखते हैं वो लोग कि उनका एड्रेनालिन और एंड्रोजन बूस्टर इतना हो जाता है कि वो लोग को मतलब आप कोई छोटे बच्चों को भी अभी यूट्यूब या फ़ोन नहीं दोगे ना तो उनको नहीं चलेगा, एक लेवल खाना नहीं खाते बच्चे। तो वो क्यों होता है कि उनका हार्मोनल लेवल वो पिक पर आ जाता है, वो सारी चीज़ें देखते देखते, और वो सब चीज़ें स्किन पे आती है। Right. तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेलाज्मा या पिगमेंटेशन की फॉर्म में आएंगी, वो एनी फॉर्म में बाहर आएंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट कि वो सारी चीज़ें इतनी अर्ली एज में क्यों आने लगी है, पहले नहीं आती थी। ऐसा है। तो मे बी हाइपरटेंशन कैन बी द रीज़न ऑल्सो फॉर दिस। हाइपरटेंशन इज इन टर्म्स ऑफ विमेन,
हाइपरटेंशन इज़ अ कंडीशन के वेयर मतलब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, राइट? ओके तो वो वाला जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है वो चीज़ अलग है। और हाइपरटेंशन क्या है कि आपका ब्लड का प्रेशर जो मिनिमम 120/80 होना चाहिए उससे ज़्यादा मतलब 140 180 के बाद उसके बाद बहुत बढ़ता जाता है। और वो कंडीशन स्किन के रिलेटेड बहुत नहीं है, स्किन में उसका रिजल्ट आएगा, नो डाउट इफेक्ट आएगी, उसकी वजह से रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाएंगे, एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी कि कोई वुमेन को 20 या 30s में ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, शुगर का, डायबिटीज अभी हो गया। आजकल तो हम देखते हैं ब्राइड्स आती है हमारे पास, इफ यू आस्क देम देयर एज, हार्डली द गर्ल्स आर 24 25 26 और 27 के बीच, बट स्टिल दे हैव अंडर आई फाइन लाइंस, क्रो फीट। तो हम वो चीज़ें मेकअप में डील करते हैं और इतनी छोटी एज में आज हम मैच्योर, उनकी स्किन मैच्योर स्किन जैसी लगती है, जैसे ब्राइड की ममा की जो स्किन होती है और ब्राइड में ज़्यादा सिमिलैरिटी Similarity लगती हो है जाती हमें। होगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स और मे बी Yes, बिकॉज ऑफ this ऑल is दिस। because of unhealthy sleep pattern, lack of hydration, they don't drink enough water. अगर आप हाँ। उनको बोलोगे कि आपका दिन का पानी का इंटेक कितना है तो एवरीवन विल से कि हाँ मैं इनफ पानी पीता हूँ पीती हूँ, लेकिन आप उनको क्वांटिटी में अगर मेजर करके पूछोगे कि आप कितना पानी पीते हो तो वो बताएंगे 2-3 ग्लास मिनिमम हो गई। 2-3 ग्लास पानी वो आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हो, वो उतना तो बहुत कम है। नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी को कितने लीटर्स पानी कंज्यूम करना चाहिए पूरे दिन में? ऑल्सो मेल एंड फीमेल बॉडीज के हिसाब से बताइए, या तो फिर एक एवरेज बता दीजिए। ऑन एन एवरेज अगर मेल और फीमेल दोनों का कंबाइन कर लें हम तो दिन में 2 to 3 लीटर्स तो मिनिमम आपको पानी पीना चाहिए। दिस इज Minimum. मिनिमम। हाँ, कि आपको ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली पानी पीते भी रहना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिप करते थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे तक कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड रहे और देन एक साथ एक्सेसिव पानी एक पी साथ लिए, पी लें। राइट? That is also wrong. ये भी एक उसका पानी पीने का वो मेथड है। एंड सेकंड थिंग के अगर आपका क्वेश्चन जो था कि मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, तो यस कि मेल का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होता है ऑन कंपेयर टू फीमेल, दे आर मोर रॉबस्ट और मस्क्यूलाइन, तो उनको वो हिसाब से उनका वाटर इंटेक और बढ़ाना चाहिए। और अगर उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी है तो उनको और ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, और फीमेल को भी पीना पड़ेगा फॉर मतलब हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर्स, स्लीप पैटर्न्स, सब उस पे पानी पर भी डिपेंड करता है। ऑलराइट। सोना जी, बच्चों को लेके भी, बच्चों की स्किन केयर को लेके काफ़ी मिथ्स है, स्पेशली मदर्स लाइक मी, वी आर वेरी वरीड फॉर आवर किड्स स्किन। जैसे घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं डेली बेसिस पे, तो बच्चों को कौन सा टाइप ऑफ सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, या उनका एक स्किन केयर पैटर्न हमें बता दीजिए। सो इट, आई थिंक दिस विल, ऑल द मदर्स वुड बी वांटिंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि बच्चों के स्किन केयर के लिए हम क्या करें, और अगर सनस्क्रीन आप बोलते हो, प्रेफर करते हो कि बच्चों को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो उसका SPF क्या होना चाहिए? राइट, फॉर ऑल द मदर्स हु आर वाचिंग दिस एंड ऑफ कोर्स कि बच्चों का क्या होता है कि उनका जो एक्सपोजर होता है सन के अकॉर्डिंग, तो वो डिपेंड करता है कि लाइक इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है उनकी, आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या है। आप आपके बच्चों को अगर स्कूल भेजते हो और अगर वो स्कूल में उनका आउटडोर प्ले वाला कोई दिन होता है स्पेसिफिकली, आपको मालूम है कि आज ये दिन को इनको मतलब PT का लेक्चर्स है या मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो आप उस दिन उनको हाथ पे या उस टाइप के लिए सनस्क्रीन लगा सकते हो, बिकॉज के सन एक्सपोजर तो सभी को होता है, और जितनी डेलिकेट अपनी स्किन होती है उससे कहीं ज़्यादा डेलिकेट बच्चों की स्किन होती है, तो उनके ऊपर तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो और ये बेसिकली मिथ है अपने सोसाइटी में कि बच्चों को सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली मिथ है, क्योंकि उनकी स्किन तो अपने से भी ज़्यादा डेलिकेट होती है, राइट? उनको लगाना चाहिए, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आप कहाँ, कब और कैसे लगाते हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि बच्चों के सनस्क्रीन बहुत मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते, तो वो ऐसा भी होता है कि अपने जो हमारी बॉडी पे जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो शायद बहुत माइल्ड नहीं हो, तो वो बच्चों की स्किन पर सूट ना करे, तो इसीलिए लोग एडवाइस करते हैं कि आप उसको कम लगाएं। लेकिन बच्चों की जो स्पेसिफिक ब्रांड्स आती है, लाइक मामा अर्थ में होता है या कोई ब्रांड में अवेलेबल है, तो आप वो परचेस करके बच्चों को वो लगा सकते हो। बच्चों को माइल्ड SPF ही बेटर रहता है, SPF 15 to 20 के अंडर आप लगा सकते हो। और अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो स्पेशली इट इज़ नॉट अ किड्स ब्रांड बट इट इज़ अ नॉर्मल सनस्क्रीन ब्रांड, जैसे कि मैं परचेज करने गई, मैंने मेरे लिए 50 लिया और किड के लिए 15 लिया, दो इट इज़ नॉट अ स्पेशली किड स्किन सनस्क्रीन, हाँ, तो विल दैट वर्क?
कि किड के लिए जो स्पेसिफिक है वही लेना चाहिए? नहीं, दैट विल आल्सो वर्क, व्हाई शुड नॉट वर्क, क्योंकि स्किन तो स्किन होता है सबका। लेकिन चीज़ ये है कि बच्चों को थोड़ा माइल्ड केमिकल से एक्सपोज करना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि उनकी स्किन और डेलिकेट होती है। हम बच्चों को बचपन में रेगुलर, तो हम उनको कोई बॉडी लोशन या उनका जो बॉडी क्रीम होता है उसके साथ मिक्स करके अप्लाई आप कर लगा सकते हो। और उनको कैसा करना है कि आप जब भी बाहर जाएं या आपको पता है कि जब तक अवॉइड कर सकते हैं सन का एक्सपोजर, तब डायरेक्ट सन का एक्सपोजर से ही अवॉइड कर दो, रेदर देन अप्लाइंग सनस्क्रीन। लाइक आप उनको मतलब कुछ जैसे कि कार में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर गाड़ी पर जैसे बच्चे आजकल स्कूल तो डेली जाते हैं, तो वो माइल्ड एक्सपोजर तो होता ही है, प्लस फार्म हाउस जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, तो वी कैन नॉट स्टॉप द एक्सपोजर ऑफ सन एवरीवेयर। सो वो टाइम पे हमको सनस्क्रीन लगाना है बच्चों को। ओके। और तो ये मिथ है कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और उनका मिनिमम SPF होगा टिल 15 to 20। आप मिनिमम जितना कम हो सके वो ले सकते हो। ओके। और अगर ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो यू कैन मिक्स इट विद देयर बॉडी लोशंस एंड देयर मॉइस्चराइजर्स। ओके। सोहाना जी, ऑल्सो एज यू मेंशन्ड कि एवरी 2 to 3 आवर्स सनस्क्रीन लगाना चाहिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अस, ऑल्सो सेम आई थिंक विल बी एप्लीकेबल फॉर किड्स एज वेल। जैसे आपने बताया कि बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो मानो कि मेरा बच्चा सुबह 8 बजे स्कूल जा रहा है, सनस्क्रीन लगा कर जा रहा है, अब जब वो 12 बजे 1 बजे घर आ, ऑब्वियसली वो साथ में उसको कैरी नहीं कर रहा है, मैंने जो उसको लगा के भेजा है दैट वाज द ओनली फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन माय किड्स स्किन। तो जब वो 12 बजे 1 बजे घर आ रहा है तब तो पीक टाइम होता है सन का, प्रिकी हीट का, तो फिर तब तक तो उसका असर जो होता है सनस्क्रीन का वो खत्म हो गया होता है। तो इन सच केसेस क्या किया जाए? ऐसे कोई ब्रांड्स आप सजेस्ट करते हो कि अगर जो 4 to 5 आवर्स उसका लास्टिंग रहे, और ऑल्सो इट शुड बी हेल्दी फॉर किड्स स्किन, ऐसा ना हो कि भाई किड्स की स्किन भी अफेक्ट हो रही है उससे। सो देयर आर वेरी so much brands in market which offers के जो सनस्क्रीन 4 से 6 घंटे भी लास्ट करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सनस्क्रीन को 2 to 3 आवर्स में आपको रिपीट करना है। एंड वेर यू नीड टू रिपीट योर सनस्क्रीन इन 2 to 3 आवर्स, ये एक बीच या ऐसी कोई डेस्टिनेशन पे आप गए हो कि जहाँ पे डायरेक्ट सन का एक्सपोजर है। अभी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा या कुछ करेगा तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो उसको कंप्लीट सन एक्सपोजर नहीं भी होगा, राइट? तो वहाँ पर उसको इतना हैवी एक्सपोजर नहीं है, तो वो अगर आप उसको कोई भी सनस्क्रीन लगा के भेजोगे तो वो 2 से 3 घंटे वाला भी भले है, लेकिन वो 4-5 घंटे थोड़ा कवरेज देगा, इफेक्ट करेगा। एक ये पॉइंट है। और अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड का भी ले सकते हो कि जो क्लेम करते हैं कि 4 से 6 घंटे तक आपको रिपीट नहीं करना है, या 12 आवर तक भी आपको मतलब प्रोटेक्शन देता है। तो डर्मा को इज द कंपनी के वो उनमें उनके पास ऐसा ऑफर है कि जो 12 आवर तक भी उनका प्रोटेक्शन रहता है सन, तो वो वाला यूज कर सकते, वो भी यूज कर सकते, लेकिन उसमें SPF 15 है, राइट? तो बच्चों के अकॉर्डिंग SPF, तो SPF 15 कौन सी एज तक चलेगा? SPF 15 अगर 2 to 8 या 10 ईयर तक चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और बच्चों का बाहर घूमना खेलना बढ़ता जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो, 5-10 20 तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हो आप, 20-30 तक भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा और उसकी स्किन किस टाइप की भी है थोड़ी। ऑल्सो एक और बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे मैं इंडोर्स बैठी हुई, या हम अभी इंडोर्स बैठे हुए, तो लाइट्स लगी हुई है, तो ये लाइट्स भी ये लाइट्स भी सन रेज जितनी पावरफुल होती है और ये भी हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है। तो ये भी मिथ है या ये ऐसा होता है? एक्चुअली ये क्योंकि हमें भी ऐसा बताया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेकअप कि अगर आप इंडोर भी मेकअप करके जा रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसी कोई इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे डुप्लीकेट लाइट्स होगी या फोटोग्राफी लाइट्स होगी, तो वो भी तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और ये भी बोला जाता है कि नॉट ओनली द फोटोग्राफी लाइट्स और द रिंग लाइट्स, द मोबाइल लाइट्स और द लैपटॉप लाइट्स, ये लाइट्स भी स्किन को अफेक्ट करती है। और अगर आपका एक्सपोजर इन चीज़ों से ज़्यादा है तब भी आपको डेली सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बेसिकली शमाइजा ये फैक्ट भी है और मिथ भी है कि एक्चुअली इसमें क्या है कि आप लैपटॉप है, फ़ोन है, आर्टिफिशियल कोई भी लाइट्स है, वो सब स्किन को अफेक्ट तो करती है बाय एनी मीन्स, राइट? वो स्किन के लेयर्स को पेनिट्रेट करके जाती है, लेकिन ये उतना डैमेज नहीं करती है जितना सनलाइट डैमेज करती है। बिकॉज कि सन रेज में UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उसमें 2 टाइप के रेज होते हैं, A and B।
तो UVA एंड B जो रेज है वो उसमें से UVB इज क्वाइट मोर डेंजरस ऑन कंपेयर टू UVA। ओके। तो और UVB रेज जो होते हैं वो दोपहर के टाइम में पीक आवर्स में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अपने बोलते हैं कि पीक आवर्स में आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलो या अवॉइड करो किसी भी तरह से। तो जो नेचुरल सनलाइट है वो मोर हार्मफुल है डे टाइम में ऑन कंपेयर टू आर्टिफिशियल लाइट्स। और आर्टिफिशियल लाइट्स डैमेज करती है जो आपके विजन को, आई साइट को डैमेज करती है, उससे आपको डार्क सर्कल भी हो सकते हैं। आपको जो आपने बताया मेरे को कि यहाँ पर फ्राउनिंग और रिंकल्स हो जाते हैं वो भी हो सकता है, एवरीथिंग इज दैट। एंड स्किन को भी डैमेज करती है नो डाउट, लेकिन उसके रेज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि आपको उतना डैमेज करेगी। और मेकअप की चीज़ है या ब्राइडल या जो भी चीज़ है वो मेकअप, तो वो हर लाइट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मेकअप आपको अलग दिखेगा। लाइक आप अभी यहाँ पे किसी को रेडी कर रहे हो तो यहाँ पे अलग लाइट का एक्सपोजर है तो आपको वो चीज़ अलग दिखेगी, और बाहर आफ्टर सम टाइम उसका लाइट का एक्सपोजर अलग रहेगा, राइट। तो वहाँ पे उसका लुक भी अलग तो डुप्लीकेट लाइट्स में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जरूरी है कि वो एक बैरियर बन जाता है, आपको कोई भी तरह के रेस को नहीं जाने देता है, आप आर्टिफिशियल लाइट लो या एनी काइंड ऑफ मतलब। ओके। ऑल्सो जो ब्राइड टू बी जिनकी शादी होने वाली है वो ब्राइड्स देखो आप 2 या 3 महीने पहले से दे स्टार्ट शॉपिंग एंड दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर स्किन। बहुत लड़कियों में देखा है कि वो शॉपिंग पे निकलती है बट सनस्क्रीन नहीं लगाते, कुछ लगाती है कुछ नहीं भी लगाती है। नॉट एवरीबडी इज द सेम। सो जितनी भी ब्राइड टू बी है जिनकी शादी होने वाली होती है उनको आप क्या स्किन केयर टिप्स देना चाहोगे फॉर देयर हेल्दी स्किन ऑन देयर वेडिंग डे एंड ऑल्सो फॉर आफ्टर द वेडिंग? क्योंकि जितनी अच्छी स्किन होगी उतना अच्छा मेकअप दिखेगा, ये मेरा मानना है, बिकॉज मेकअप इज नॉट अ प्लास्टिक सर्जरी। अगर फाइन लाइंस है, पिगमेंटेशन है, सन रेज से स्किन अफेक्टेड है तो ये चीज़ें मेकअप में भी आती है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। सो आई वॉन्ट यू टू गिव टिप्स टू ऑल द ब्राइड्स टू बी जिससे उनकी स्किन प्रोटेक्टेड, सेफ और अच्छी रहे। टू ऑल द ब्राइड टू बी, क्योंकि अपकमिंग वेडिंग सीजन भी आ रहा है तो आपको क्या करना है कि जैसे भी आपका शॉपिंग चल रहा है तो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। फर्स्ट थिंग ये बेसिक है कि आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर आप और कोई प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हो स्किन पर, लेकिन आप अगर हाइड्रेशन भी मेंटेन कर रहे हो तो आपकी स्किन एक जब वेडिंग डे है आपका तब अच्छा लुक देगी, राइट। और आपके मेकअप आर्टिस्ट को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसीजर ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और कंसील नहीं करना पड़ेगा। एक ये फर्स्ट थिंग है कि हाइड्रेशन। सेकंड थिंग कि आप आपके डाइट पे भी ध्यान दो, क्योंकि लाइक अभी के टाइम में क्या है कि आप शॉपिंग करने चाहते हो, 2-3 महीने बच गए, हरी और वरी में सारा शॉपिंग और टेंशन और स्ट्रेस होता है, स्लीप भी आपकी अच्छी से नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ों में आपका खाना और सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है और जंक फूड बीच में आ जाता है। जैसे भी आप जंक फूड जितना भी अवॉइड कर सकते हो वो कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि डाइट भी प्रॉपर बैलेंस डाइट खाओ। डेली डाइट में आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो फ्रूट्स है और हाइड्रेशन जितना मेंटेन करोगे वो चीज़, ये एक बेसिक टिप है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप बाहर जाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना है और वो चीज़ आपको मतलब स्किप नहीं करनी है, वो आपकी बेसिक नेसेसिटी में है। एंड बिफोर योर वेडिंग डे, वेडिंग के मतलब लाइक लास्ट वीक या लास्ट मंथ में आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने न्यू कि आज घर का बनाया हुआ फेस पैक लगा लिया है, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, तो ऐसा सब मतलब एक्सपेरिमेंट्स वो टाइम पे नहीं करना है, बिकॉज कि वो चीज़ आपको आपके फाइनल डे के लुक के लिए आपको मतलब प्रिपेयर नहीं करती है, फिर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ों में चले जाओगे उस दिन की। सो व्हेन इट कम्स टू होम स्किन केयर, मैं ज़्यादा होम स्किन केयर में मानती हूँ रेदर देन गोइंग विथ केमिकलाइज्ड क्रीम्स एंड जेल्स। सो होम स्किन केयर में व्हाट आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो सबकी स्किन पे ऑलमोस्ट चले भी जाए और उससे एक ग्लो भी मेंटेन होता है? जैसे कि अपने मे बी माई क्वेश्चन वोंट रिलेट टू यू, नो बट दिस इज व्हाट आई डू। सो नो, होम स्किन केयर सब करते हैं और आज के ये अभी के टाइम में अपने पास सारे ऑप्शन है कि वी हैव सनस्क्रीन, वी हैव दिस मॉइस्चराइजर, वी हैव फेस पैक, स्क्रब, एवरीथिंग वी हैव। बट पहले के टाइम में नहीं हुआ करते थे, तभी लोग क्या करते थे कि घर में ही कोई मास्क बनाते थे और अप्लाई करते थे। और वो जैसे ब्राइड्स को उपटन भी तो लगाया जाता है, वो घर पे ही बना के लगाते हैं। तो हाउ मच इज दैट सेफ? बेसन लगाना इज कम्प्लीटली सेफ, लेकिन
द थिंग इज के पॉइंट यही है कि आपको शादी के 1 वीक या 15 दिन के पहले वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। आप कर सकते हो लेकिन उसके पहले आप एकदम एंड मोमेंट पर ये सब करोगे, और सबकी स्किन की सेंसिटिविटी अलग लेवल की होती है, जो अपने ने इनिशियल में ही बात की। जैसे कुछ ब्राइड्स को हल्दी भी बहुत लगा देते हैं, किसी को रेडनेस हो जाता है सडनली वो हल्दी की वजह से। राइट। तो वो चीज आप एंड टाइम पर क्या बोलते हैं, आप एक प्रकार के अखतरे करते हो, तो वो आपकी स्किन पर नहीं सूट होगा, और वो आपके और फिर कई बार हल्दी इतनी बैठ जाती है स्किन पे कि उस पे मेकअप भी बैठना मुश्किल होता है, और वो प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर आपको एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो आप खुद जानते हो। लेयर कर पहले पर्पल करेक्टर से पूरा येलो को पहले करेक्ट करो, बिकॉज आप कितना भी फेस वॉश करो, कितना भी वेट टिश्यू से उसको निकालो, वो हल्दी इतनी अंदर बैठ जाती है स्किन के कि वो निकल नहीं पाती। एंड ब्राइड्स को तो जल्दी रेडी होके जाना होता है, दे आर नॉट गिविंग अस दैट मच टाइम फॉर द स्किन प्रेप का थिंग ऑल्सो। तो हमें ना चाहते हुए भी लेयर चढ़ाना पड़ता है स्किन, विच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। बट देन एट दैट टाइम वी हैव नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। इसीलिए एंड मोमेंट पर कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं ट्राई करना चाहिए जो आपने पहले नहीं ट्राई की है। ये सारी चीज़ें कैसी है कि आपको मतलब पहले से प्लान करना चाहिए, और वेल एक्सपेरिमेंटेड होना चाहिए। या तो कभी आप कुछ करते हो तो पैच टेस्ट करो, कि लाइक जैसे आप फाउंडेशन भी आप यूज़ करते होंगे तो किसी ब्राइड को पहले इधर लगा के देखते हो कि उसकी स्किन टोन पे मैच करता है। तो वैसे आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो, नया इंग्रेडिएंट है तो आप हाथ पे लगा के देखो, आपके नेक पे लगा के देखो कि ये आपकी स्किन पर कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं दे रहा है ना। अगर वो दे रहा है, कोई रिएक्शन आ रहा है, आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, इमीडिएटली वॉश इट आउट। ऑलराइट। सो ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगी कि जितनी भी ब्राइड टू बी है, सबको एक बार बिफोर देयर वेडिंग एक बार डॉक्टर्स के पास विजिट करना चाहिए, और अपना स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रॉपर फेस वॉश और प्रॉपर एक रूटीन ले लेना चाहिए, बिकॉज दिस अफेक्ट्स स्किन अ लॉट। एंड ये जो आपने बताया कि बिफोर देयर वेडिंग एवरी ब्राइड शुड विजिट और कंसल्ट देयर डर्मेट और डॉक्टर्स, दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज कि अगर आप उनके अकॉर्डिंग आपका फेस वॉश, आपका मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें और सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें अलाइन कर देते हो, तो यू आल्सो हैव वन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मेरे पास एक आइडियल चीज़ें है, अभी इससे बेहतर तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, राइट। और दूसरी चीज़ कि आपको आपके जैसे आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, सेम आपको आपके मेकअप आर्टिस्ट को भी 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले एक बार मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, कि आपको उनसे उनके नेचर से भी अक्वायर हो सकते हो, राइट। अगर कोई सेंसिटिविटी भी है, या अगर तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स इंटरनली क्योर करते हैं वैसे आप बाहर से देखते हैं, से करते हैं, तो दोनों चीज़ें दोनों पर्सन इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों का कंसल्टेशन आपने पहले से लिया होगा, तो आपके मेन डे के दिन आपको उतना मतलब भागदौड़ और प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन द गो। स्किन एजिंग के बारे में कुछ बताइए। जैसे अब अर्ली एजिंग के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात की, बट आजकल एंटी एजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट निकला है ना, कि एंटी एजिंग चाहिए, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग सीरम, तो वो एंटी एजिंग क्या है? डज दैट रियली वर्क, या फिर वो सिर्फ एक माइंड को डाइवर्ट करने वाली चीज़ है? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने समझा है एज को, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। हाँ, आप कुछ सीरम्स और मेडिसिन और इंजेक्शन से उसको थोड़ा सा प्रोसेस को डिले कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो व्हाट इज दिस एंटी एजिंग वाला टर्म, और जो मार्केट में सीरम्स क्रीम्स अवेलेबल है वो यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सो द वर्ड एंटी एजिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट देयर इज द थिंग कि आप एजिंग प्रोसेस है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने ये क्रीम लगा लिया एंटी एजिंग तो अभी मेरी एज नहीं होगी। एज तो आपकी होगी ही, राइट। आपकी एज बढ़ती जाने वाली है, उसको दैट इज एवर लास्टिंग प्रोसेस, आप उसको अटका नहीं सकने वाले हो। लेकिन ये जो क्रीम्स है मार्केट में अवेलेबल, वो सब क्या करते हैं कि जो एजिंग की प्रोसेस में स्किन पे क्या डेवलप होता है, रिंकल्स होते हैं, स्किन लेक्स हो जाती है, लूज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें स्किन को टाइट करती है या मतलब फर्म रखती है, तो वो ऐसा लुक देता है कि पर्सन अभी भी यंग है, एज नहीं हुई है। दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ एंटी एजिंग वेयर लाइज। बट द थिंग कि ये ऐसा नहीं है कि आप ये लगाओगे तो आप मतलब 40 के हो, 20 के हो जाओगे, वैसा नहीं है। ये चीज़ आपने बोली वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि आपकी एज तो होने ही वाली है, और ये चीज़ उसको कम नहीं कर सकती। हाँ, ये थोड़ा डिले कर सकती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स,
कि बाहर से आपको दिखेगा कि ये थोड़ा उनका फेस यंगर दिख रहा है, थोड़ा फर्म दिख रहा है, जितना उम्र के हिसाब से रिंकल्स आने चाहिए, स्किन एकदम ढीली हो जानी चाहिए, लूज हो जानी चाहिए, वैसी नहीं हुई है, थोड़ी फर्म रहेगी, थोड़ी मतलब रहेगी वैसा। और सो व्हाट सीरम्स यू रेकमेंड फॉर एंटी एजिंग इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टर्म्स? एंड कॉस्मेटिकेटेड पे लोग ज़्यादा जाते हैं, बिलीव करते हैं, हैंडमेड सीरम्स पे बिलीव करते हैं, जिसपे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। तो मेडिकेटेड टर्म्स में आप क्या बोलना चाहोगे? मेडिकेटेड टर्म्स में लाइक वी हैव नियासिनामाइड सीरम, वी हैव बट अगेन नियासिनामाइड डज नॉट गो विथ ऑल स्किन टाइप्स, इट डज नॉट गो, इसीलिए आपको आपके डर्मेट को कंसल्ट करना पड़ता है कि वो आपके स्किन टाइप देखते हैं, डिसाइड करते हैं, देन आपको उसके अकॉर्डिंग सीरम या कोई भी मॉइस्चराइजर सजेस्ट करते हैं। लाइक आपको नियासिनामाइड जाएगा, आपको हाइलुरोनिक एसिड जाएगा। ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट गलती करते हैं, मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास तो वैनिटी में सीरम्स लेके आते हैं, ये सीरम मुझे इसने सजेस्ट किया, और वो उसको मेकअप के पहले यूज करते हैं। तो मैं हमेशा उनको मना करती हूँ कि सीरम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेकअप, सीरम्स आर अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर। तो प्लीज उसे स्किन केयर तक ही रहने दे, उसको मेकअप के बीच में ना लेके आए। आई ऑलवेज से दिस। और अगर कोई स्पेसिफिक आपको ग्लो चाहिए स्किन पे या मेकअप में ग्लो चाहिए तो यू कैन यूज ग्लो ऑयल्स आते हैं जो आपको ग्लो दे सकते हैं, बट दैट इज अगेन फॉर ड्राई स्किन, नॉट फॉर ऑयली स्किन, बिकॉज ऑयली स्किन पे तो ऑब्वियसली यू नीड अ मैटर इफेक्ट मोर। तो क्या ये सही है कि सीरम्स को मेकअप में यूज़ नहीं करना चाहिए, स्किन केयर तक ही रखना चाहिए? जी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सीरम एक आपकी स्किन केयर रूटीन में होना चाहिए कि जो आपकी डेली स्किन की कंडीशंस है, लाइक आपको एक्ने है, आपको स्कार्स है, आपको कोई मेलास्मा है, कोई पिगमेंटेशन है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वो आपका डेली स्किन केयर रूटीन में हुआ। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द मेकअप फॉर व्हाट यू आर गोइंग फॉर मेकअप, लाइक कि आपको स्किन पे अच्छा लुक चाहिए, तो वो स्किन केयर वाली प्रोसीजर उसमें नहीं आती है। उसके लिए फिर आपको सिर्फ लुक पर देखना होता है, राइट? तो आपको तब सीरम को उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो आजकल एक्ने इज ऑल्सो इवॉल्विंग प्रॉब्लम, और अभी ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑयली पे एक्ने हो। अभी तो आप देखो ड्राई पे भी एक्ने हो रहे हैं लोगों को, कॉम्बिनेशन पे भी एक्ने हो रहे हैं। सो एक्ने को कैसे रोका जा सकता है या उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? बिकॉज एक्ने इज़ वेरी डिस्टर्बिंग इन एनी एज, कोई भी एज में। आज भी मुझे अगर एक्ने एक भी आ जाता है तो इट डिस्टर्ब्स मी। राइट। सो एक्ने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑयली स्किन पे होते हैं, आपने बोला वो एग्जैक्टली करेक्ट है। अभी लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, यंग गर्ल्स में पीसीओडी होता है, तो वो भी एक्ने करता है, राइट? बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन है उसके साथ भी एक्ने होता है। तो अभी चीज़ें ये है कि पेशेंट की और पर्सन की एज के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट होता है। आप यंग गर्ल को वो लेवल की मेडिसिन या वो सारी चीज़ें नहीं प्रिस्क्राइब कर पाओगे, क्योंकि वो उसकी मतलब सारी हेल्थ पर और बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट भी करती है, राइट? तो उसको यंग गर्ल्स है ऐसा कुछ है तो उसको आप सिर्फ क्रीम्स है, ऑइंटमेंट्स है, आप उसको फेस वॉश है, उधर तक मतलब रख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे आप उनका मैनेजमेंट बढ़ा सकते हो। लाइक आप उनको आगे जाके मतलब ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हो। और इंस्पाइट ऑफ दैट कि अगर पेशेंट को अच्छा नहीं होता है तो अभी सब चीज़ें आई है, जैसे कि ये हुआ मेडिकल मैनेजमेंट कि अपने ने मेडिसिन से क्योर करना चाहा लेकिन उससे नहीं हुआ, तो यू हैव टू मिक्स मेडिकल मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट और ये सारी चीज़ें भी आप कंबाइन कर सकते हो। इसके बाद भी अगर पर्सन को अच्छा नहीं होता है कोई भी स्किन प्रॉब्लम, तो देन अभी मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाइड्रा फेशियल है, कार्बन फेशियल है, लेज़र ट्रीटमेंट्स है, हेयर रिमूवल्स की सारी प्रोसीजर है, इवन मोल रिमूवल्स है। तो ये सारी चीज़ें कब आती है? लास्ट स्टेज पर आती है। आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जाके ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे लेज़र करवाना है, मुझे मोल रिमूव करवाना है लेज़र से। अच्छा, लेज़र की बात निकली है तो एक सवाल और पूछ लूँ कि बोला जाता है कि लेज़र नाउअडेज इज़ गेटिंग वेरी वायरल क्योंकि लोगों को वैक्सिंग से छुटकारा चाहिए, थ्रेडिंग से छुटकारा चाहिए, बिकॉज बोथ द प्रोसीजर्स आर पेनफुल और लेज़र इज़ पेनलेस। तो अगर ये पेनलेस है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी होगा? बोलते हैं कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। अब ये मिथ है या इज इट रियलिटी, वो तो आप ही बता पाओगे बीइंग एन एक्सपर्ट। ऐसा तो लेज़र सेफ है या फिर नो? लेज़र सेफ है लेकिन किसके लिए? कि जिसको जेन्यून प्रॉब्लम है। अगर आपको जेन्यून हेयर रिमूवल करवाने और आपको हेयर्स बहुत ओवर ग्रोथ हो रहे हैं, आपके डर्मेट ने आपको कंसल्ट किया, आपका स्किन टाइप देख लिया, हर चीज़ टिक मार्क हो गई कि अभी आप मतलब आप प्रॉपरली रेडी हो लेज़र के लिए, तब आप जा सकते हो, राइट? लेकिन ये चीज़ ऐसी भी होती है
So celebrities, so they obviously go for lasers only because they have no other option. So laser treatment for the hair removal or for any kind of skin condition, जब आप जाते हो तब आपके डर्मेट आपकी स्किन को पहले इवेल्युएट करते हैं कि आपकी स्किन में क्या क्या इरेगुलरिटीज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेज़र सजेस्ट करते हैं. और लेज़र में भी फ्रीक्वेंसी. बट अगर ये कोई डर्मेट के पास जा रहा है तो आजकल तो देखो सलोन्स में भी लेजर होने लगे हैं. दैट इज रॉन्ग. सलोन्स वाले लेजर्स नहीं करवाने चाहिए. सलोन वाले भी अभी लेज़र्स यूज़ करते हैं, राइट. वो उनको प्रैक्टिस होती है नो डाउट, लेकिन उनके पास कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट नहीं होता है ये चीज़ करने का. क्योंकि इससे डैमेज भी हो सकता है. अगर आपने लेज़र की कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज यूज़ करी और किसी की स्किन बर्न हो गई या उससे आगे जाके उनको स्किन कैंसर या मेलेनोमा हो गया, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट. तो ये चीज़ भी आप ये बहुत मतलब सेंसिटिव चीज़ है. स्किन आपका बॉडी का आउटर लेयर है, जो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है वो स्किन से ही रिफ्लेक्ट करती है. तो आप ऐसे इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को एकदम किसी ऐसे पर्सन के हाथ में नहीं दे सकते कि आप ऐसे ही लेज़र कर दो, राइट. उसके लिए आपको वो भी देखना चाहिए कि ये पर्सन सर्टिफाइड है, ये पर्सन को कितना नॉलेज है, इनका कितना एक्सपीरियंस है, इनके प्रीवियस क्लाइंट्स के क्या क्या रिजल्ट है, क्या रिव्यूज़ हैं. आप हर चीज़ गो थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद ही आप करवाएं. तो लेजर सलोन में ना करवाएं. ऑलवेज टेक द एडवाइस फॉर डर्मेट बिफोर यू गो फॉर लेजर्स. एंड ऑल्सो बोटॉक्स एंड फिलर्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे एंटी एजिंग का हमने बात की, एंटी एजिंग के बारे में कि दैट इज अ प्रोसेस जो ऑन गोइंग है, वी कैन नॉट स्टॉप दैट. हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो टेम्पररी उसको अफेक्ट कर सकती है, बट दैट इज जस्ट टेम्पररी. बट बोटॉक्स और फिलर्स का आजकल बहुत ट्रेंड चला है. सो इज दैट अगेन सेफ? वो करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? सी एज ऑफ नाउ ब्यूटिफिकेशन के लिए लोग करवाते हैं ये सारी चीज़ें, राइट. अगर आपको आपकी नेचुरल बॉडी और नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है उसी में आप खुद को ब्यूटीफुल समझते हो, और जैसे ये पॉडकास्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, राइट. तो आप सेल्फ लव करिए ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने की. बीइंग अ डॉक्टर एंड शी इज सेइंग दिस इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज हर कोई अपने बिजनेस के बारे में पहले सोचता है. जैसे मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं. आई हैव आल्सो विजिटेड अ डर्मेट फॉर माय लेजर. शी सेड इट इज कंप्लीटली सेफ, कुछ नहीं होता है. बट हम बाहर से चीजें सुनते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद सच हो सकती है. बट शी इज अ डॉक्टर, उसको तो बिजनेस करना है, तो वो तो बोल रही है कि नहीं कर लो, इट्स गुड. बट आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला कि बी कंफर्टेबल विथ योर एज एंड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन. हाँ, एंड जो भी चीज़ है कि आप खुद से सेल्फ लव करो ना, कि लाइक आपकी जो भी बॉडी है, जो भी गॉड गिफ्टेड है, आप अगर उसमें करते हो तो उसको आपको कोई ये बॉटॉक्स एंड फिलर ये सारी कोई चीज़ें करवाने की ज़रूर ही नहीं है. एंड अगर आप ऐसे कोई फील्ड में हो जहाँ आपको अच्छा दिखना है, करना है, तो फिर आप जा सकते हो. और उसमें कोई ऐसा ना नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. बोटॉक्स एंड फिलर्स इज इट सेफ? आर सेफ एट सर्टेन लेवल, लेकिन लोग फिर उसका अननेसेसरी, जैसे आपने किसी सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारा बोटॉक्स करवा लिया, तो उनका कंप्लीटली जो लुक आना चाहिए उससे भी बहुत बिगड़ जाता है. तो आपको उसका भी एक लिमिटेशन होता है, उसके अंदर रह के ही करवाना चाहिए. बहुत अननेसेसरी एक्स्ट्रा भी नहीं. वो आपको पता है कि आपकी स्किन पे कितना दिखता है, कितना अच्छा लगेगा, कितना नहीं लगेगा. अभी सामने वाले पर्सन को तो करना ही है, वो कैसे भी करेंगे, लेकिन आपको भी तो पता चलता है ना कि मुझे इतना चाहिए, वो है. तो उसके कुछ इंटरवल्स होते हैं कि कुछ इंटरवल के बाद आपको वापस लेना पड़ता है? हाँ, बोटॉक्स का कुछ 3 मंथ्स का ऐसा कुछ इंटरवल्स होता है कि आपको हर 3 मंथ में, अगर आपको फर्म स्किन चाहिए, आपको लिप फिलर्स करवाया है, आपने इधर चिक्स का करवाया बोटॉक्स, तो वो आप ऐसा हर 3 मंथ में अगर उसका इंजेक्टेबल्स होता है. ऑल्सो बोला जाता है कि इट ड्रग्स योर बॉडी. सो यस, इज इट रियल? यस, इट ड्रग्स योर बॉडी एंड इट इज रियल. अगर आप मतलब अवॉइड कर सकते हो तो कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फील्ड में ही ऐसे हो तो फिर अपने नहीं, यू हैव नो अदर ऑप्शन. एंड लेजर भी वही चीज़ है कि आप ऐसे फील्ड में हो, लाइक एक्ट्रेस है, सब है, तो उनको अगर करवाना ही पड़ता है, कोई चांस नहीं है. हर थोड़े दिन में वो वैक्सीन नहीं करवाएंगे, राइट. तो फिर वो उनके फील्ड के अकॉर्डिंग करवाते हैं. और चीज़ वो भी होती है कि उनके डर्मेट और उनके सारी चीज़ें. तो आपके क्लिनिक पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है? नहीं, मेरे क्लिनिक पर मैंने सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट रखा है. देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन दिस थिंग्स, के एक मेडिकल और एक इंटरवेंशनल. ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरवेंशन में, कि आप बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो. और मेरा जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब कि आप सेफर साइड है. ऑइंटमेंट, क्रीम, मेडिसिन, यहाँ तक आपको आ जाता है, प्लस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. अगर यहाँ तक आपको नहीं आता है, देन आई रेफर टू अदर डर्मेट के जो ये प्रोसीजर करते हैं, और अगर पेशेंट को करवाना है, इफ दे विलिंग टू डू ऐसा. ओके. आपका क्लिनिक सूरत में कहाँ है? एक
एक बार बता देंगे हमारी ऑडियंस को, सो मेरा- दैट इफ दे वांट टू विजिट दे कैन डायरेक्टली कम टू यू? मेरा क्लिनिक का नेम है ट्रस्ट केयर क्लिनिक, जो एग्जैक्टली लोकेटेड है जापा बाजार के पीछे, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन है उनके सामने। तो अगर आप विजिट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुहाना जी फॉर बीइंग विद अस, इट वाज वंडरफुल इंटरैक्टिंग विद यू। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, स्किन को लेके, सनस्क्रीन को लेके, एजिंग को लेके, बोटॉक्स, फिलर्स, काफ़ी सारी लेजर्स, काफ़ी सारी बातें हमने की और काफ़ी सारे मेरे पर्सनल डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। सो इतना सारा हमें टाइम विथ यूज़फुल नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपका स्ट्रगल, सक्सेस, चाइल्डहुड, सब कुछ हम दिखाने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग वुमेन एंड showcasing women on a platform, showcasing them that every woman is a celebrity and every woman has to be celebrated. It is not that कि सिर्फ celebrities के podcast या interviews किए जाए, हमारे भी तो किए जा सकते हैं, बिकॉज हम भी तो हर दिन उठते हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं हमारी फील्ड्स के लिए, हमारी स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए। सो अगर आपको भी हमारे पॉडकास्ट में फीचर होना है तब भी आप फीचर करके कमेंट करिए, आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड आई होप आपका एपिसोड आपको पसंद आया होगा और काफ़ी नॉलेज आपको मिला होगा इससे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगली कहानी के साथ। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।